बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। अच्छा तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉर्ट नोट्स लेसन नंबर 31 के, 32 एंड 33 के। ठीक है, पिछले लेसन्स में हमने 5 लेसन्स जो है शॉर्ट नोट्स वो मैंने आपको दिखाए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 लेसन्स जो है वो पढ़ाऊँगी MGT 111 की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 31 से, ऑडिट। ठीक है, व्हाट इज़ ऑडिट। हम सबसे पहले ऑडिट जो वर्ड है इसको समझेंगे और इसके बाद जो जितने भी प्रोसेस है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की एरिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, और जो इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ऑडिट के उसके, ठीक है, तो वो है गवर्नमेंट रूल्स, वो है रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो एक किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, वगैरह बैंकों से, तो इसी तरह ये सारा काम इसका होता है। ठीक है, आगे हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ। ऑडिट जो है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो इट इज़ द एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय अ प्रोफेशनल। ठीक है, सिंपल मैं आपको बता दूं कि ऑडिट इज़ अ सर्वे। ठीक है, ऑडिट जो है वो एक किस्म का सर्वे होता है। सर्वे कैसे होता है, कंपनी फाइनेंशियल की या इसकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है, या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है प्रोफेशनल के, उनके एग्जामिनेशन उनको एग्जामिन करते हैं और उनको फिर वेरीफाई करते हैं। तो ये काम होता है ऑडिट का और इसको कहते हैं ऑडिट। ठीक है, अच्छा, आगे हम जाते हैं। The accounts of federation and provinces will be kept according to the principles and methods given by the audit and accounts order and rules and procedures। ठीक है, जो procedures है, accounts order के rules हैं, ठीक है, और जो audit है, ठीक है, उनके बताए हुए methods पे, जो principles है उनके बताए हुए principles पे जो क्या करते हैं, provinces की जो accounts है, federation और provinces की जो accounts है, ठीक है, जो financial accounts है उसको महफूज रखते हैं। ये काम होता है ऑडिट का। और जो अकाउंट्स ऑर्डर्स है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स है, ठीक है, तो ये उनका काम होता है। अच्छा, ऑल द अकाउंट्स विल हैव टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, इन द केस ऑफ फेडरेशन एंड टू द गवर्नर्स इन द केस ऑफ प्रोविंसेस। अच्छा, फेडरेशन के केस में जो है पूरी जो अकाउंट्स है वो प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं और प्रोविंसेस के केस में जो है वो क्या करते हैं, वो गवर्नर्स को उसको सबमिट की जाती है। ठीक है, जो अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ पब्लिक मनी। पब्लिक मनी की यूज़ क्या है। ठीक है, पब्लिक मनी इज़ द मनी फ्रॉम टैक्स। जो टैक्स से लेते हैं वही मनी है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू से लेते हैं वही पब्लिक मनी है। और जो बोरोड मनी है, दिस मनी हैज़ टू बी स्पेंट अकॉर्डिंग टू द लेड डाउन प्रोसीजर्स, यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग हैंडबुक्स। जो हैंडबुक्स उन्होंने बनाए होते हैं, किस्म का उसमें मैप बनाया जाता है। ठीक है, एक प्रोसीजर उस हैंडबुक्स में होता है। ठीक है, तो वो उस हैंडबुक के मुताबिक जो है वो वही मनी जो है वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, जो पब्लिक मनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट एंड वैल्यूज़ फॉर मनी। परफॉर्मेंस और ऑडिट की डिफिनीशन हम पढ़ते हैं और वैल्यूज़ फॉर मनी। अच्छा, ऑडिट का तो हमें समझ आ गया। अब परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है। ठीक है, ऑडिट जो है वो एक सिंपल कहते हैं कि वो पोस्टमार्टम की तरह होता है। ऑडिट कहते हैं कि ऑडिट बिल्कुल पोस्टमार्टम की तरह होती है। पोस्टमार्टम किस तरह के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कि किस तरह जो है एक उसको पहले एग्ज़ामिन करते हैं कि किस तरह जो है ये उसकी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांजैक्शन हो गई किस तरह हो गई, फिर उसको वेरीफाई करते हैं उसके बाद। तो ऑडिट जो है वो पोस्टमार्टम का उन्होंने उसका एग्जाम्पल दे कि उसकी तरह जो है वो होता है। अच्छा, इन परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, द होल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एनालाइज्ड। पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग है उसको एनालाइज की जाती है, एग्जामिन की जाती है, वेरीफाई की जाती है। पूरा एक किस्म का पूरा प्रोसेस जो होता है तो उसको परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म यूज़ हो गया है वो है वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, तो वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या है, जो रिसोर्सेज है,
ठीक है। जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिज़िकल, ये जो रिसोर्सेज है एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इन रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, तो ये वैल्यू फॉर मनी हो गया, ठीक है। सिंपल वर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमी। व्हाट इज़ इकोनॉमी? अगर इकोनॉमी का वर्ड आप सुने तो आपको आपके जहन में आ जाएगा कि इकोनॉमी क्या है, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ वर्ड है, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं इस वर्ड को, ठीक है। सिंपल अगर मैं आपको बता दूँ इसका डिफिनीशन, द प्रोसेस और सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड बाउट इन अ कंट्री और रीजन, ठीक है। वो प्रोसेस या वो सिस्टम, ठीक है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो है उसको प्रोड्यूस की जाती है, बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको बेचते हैं, ठीक है, एंड बाउट इन कंट्री, या उसे ख़रीदते हैं, किस तरह बेचते हैं या किस तरह ख़रीदते हैं, तो उसको कहते हैं इकोनॉमी। एक रीजन में, एक कंट्री में, इसको कहते हैं इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी है। अच्छा, एग्जांपल्स अगर मैं आपको इकोनॉमी की बता दूं, दो उसकी एग्जांपल उन्होंने दिए हैं कि वेयर स्टैंडर्ड्स आइटम्स सच एज स्कूल और हॉस्पिटल सप्लाईज ऑफ अ गिवन क्वालिटी आर परचेज एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, ठीक है। अगर स्कूल की, अगर हम कहते हैं कि स्कूल की इकोनॉमी, तो हम कहते हैं कि जो स्कूल या हॉस्पिटल है वो जो क्वालिटी है, जो उनको क्वालिटी दी जाती है, गिवन क्वालिटी, वो किस तरह सप्लाईज उनकी की जाती है और किस तरह परचेज की जाती है, ठीक है, एक बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे, ठीक है, तो उसको कहते हैं इकोनॉमी। या जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, एक गाड़ी उसकी कॉस्ट है, ठीक है, इन कंपैरिजन विद अनदर मॉडल ऑफ सिमिलर क्वालिटी, वही सिमिलर क्वालिटी है लेकिन उसकी कॉस्ट जो है तकरीबन वो चेंज होगा, तो उसकी कंपैरिजन एक और मॉडल से की जाती है, तो ये है इकोनॉमी, ठीक है। ये उसकी एक सिंपल एग्जांपल्स है। अच्छा, एफिशिएंसी। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो जो प्रोड्यूस की जाते हैं वो, और जो रिसोर्सेज यूज़ की जाती है उन गुड्स के लिए जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि मैं एक खेत है, उसमें मैं गंदम जो है वो प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो गंदम जो मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ये बात हुई। और दूसरा, वो गंदम जो मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ उसके लिए जो मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा जो गंदम है मैं वो पिलाऊंगी खेत में, ठीक है, इस तरह, तो मैं कहूँगी कि इससे जो है मेरा प्रोडक्शन जो है वो उससे स्टार्ट होगा। तो इन दोनों की बीच जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, an efficient entity produce the maximum output from any given set of inputs. Alternatively, it may require minimum input. Thus, अच्छा ये बात आप सोच ले, ये देख लें आप कि अगर मैंने आपको एक खेत की एग्जांपल दी, गंदम की प्रोडक्शन की एग्जांपल दी मैंने आपको, तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जो प्रोड्यूस की जाती है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, जो अल्टरनेटिवली उसकी इनपुट की, ठीक है, जो मैं उसको इनपुट डाल रही हूँ, इनपुट में उस गंदम जो है मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी गंदम, ठीक है, तो वो मिनिमम होगी, वो थोड़ा होगा, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन है, जो उससे प्रोड्यूस होगा, तो वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम उसका आउटपुट होगा, ठीक है। यही उसके एग्जांपल है, तो यही इसमें है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इन समरी, एफिशिएंसी मीन्स ensuring that maximum output of goods and services has been gained from the resources used in their production, ठीक है। वो क्या कहते हैं, सिंपल इन समरी में हम यही कहते हैं, जो मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज है वही प्रोडक्शन से गेन की जाती है, तो ये एफिशिएंसी है, ठीक है। डिफिनीशन भी वही है कि जो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, एक रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, और जो उसका आउटपुट निकलता है, ठीक है, तो इन इनपुट और जो आउटपुट है इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं एफिशिएंसी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस इज़ कंसर्न, अच्छा हम सिंपल अगर हम पढ़ दें तो इफ़ेक्टिवनेस मीन्स इंश्योरिंग दैट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट और पॉलिसीज़ हैव बीन सक्सेसफुली अचीव। जितने भी रिजल्ट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, टारगेट्स है, पॉलिसीज़ है, वो सब सक्सेसफुली अचीव्ड हो गई हो तो उसको कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। ये इंश्योर किया जाए कि वो सब कुछ जो है वो सक्सेसफुली अचीव्ड हो चुकी हो, तो इसको कहते हैं, सिंपल इसको कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। और इसका मतलब है स्पेंडिंग वाइजली,
ठीक है, स्पेंडिंग वाइजली, और इसका मतलब है स्पेंडिंग वेल। अगर आप अच्छी तरीके से स्पेंड करोगे तो प्रोडक्शन जो है, जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आएगा। और स्पेंडिंग वाइजली मतलब ये है कि वाइजली जो है ये सारी चीज़ें जो है, टारगेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वाइजली अचीव की जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। तो ये हमारा लेसन नंबर 31 था, ठीक है। नेक्स्ट हम चाहते हैं मोटिवेशन। ऑडिट अलग टॉपिक था, अब मोटिवेशन जो है वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ बात हो रही है एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन का, ठीक है। जो एम्प्लॉय है उसको किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को किस तरह मोटिवेट की जाती है, तो ये बात उस मोटिवेशन की जा रही है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन एज वी नो मटीरियल मशीन्स एंड पीपल्स वर्क टू अचीव गिवन गोल्स, ठीक है। मशीन्स आर यूज टू बी पीपल, ठीक है, यूज बाय पीपल, एंड अनलेस पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट यूज मशीन, ठीक है। जो मशीन्स हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को जो है मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ये बात याद रख लें आप कि मटेरियल्स जो मशीन्स हैं या जो लोग हैं वो इसलिए वर्क करते हैं कि वो किसी गोल को अचीव करें, जो गिवन गोल है उसके लिए वो उसको अचीव करें, ठीक है। अच्छा, आप इस फिगर को नोट कर लें, फोकस ऑफ मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। 3 है रिफ्लेक्स, एक है इन्फ्लुएंसेबल, एक है हैबिट, ठीक है। आप देख लें अब ये कि साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमन बिहेवियर को जो है स्टडी किया और ये कोशिश की, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि जो पीपल है वो किस तरह मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को 3 ब्रॉड एरियाज़ में डिवाइड किया। एक है रिफ्लेक्स एक्शन, एक है हैबिट्स और एक है इन्फ्लुएंसेबल, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन लाइक हार्ट बीट, ठीक है, मैंने जो हमारे स्नीजिंग है या हार्ट बीट है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। एक है हैबिट्स, ठीक है, दैट आर एक्वायर एंड आर डिफ़िकल्ट टू चेंज। हैबिट्स जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चेंज करना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आपकी हैंड राइटिंग का स्टाइल जो है, ठीक है, इसी तरह, तो ये हैबिट्स में आते हैं। देयर आर 3rd एरिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट आर इन्फ्लुएंसेबल, ठीक है, एंड इट इज़ दिस एरिया ऑन विच साइकोलॉजिस्ट वर्क टू मॉडिफाई ह्यूमन एक्शन, ठीक है। और इस एरिया पे जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो ह्यूमन को मॉडिफाई करें, ठीक है। मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन विच साइकोलॉजिस्ट हैव वर्क एंड फाउंड दैट people can be motivated to achieve organization goal. How that can be done, we will examine it, ठीक है। मोटिवेशन जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर का एस्पेक्ट है और साइकोलॉजिस्ट जो है ये काम उस पर कर रहा है कि वो लोगों को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए किस तरह वो उनको मोटिवेट करे, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, एंड इन जनरल एंड इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, अच्छा, मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि इट हेल्प्स इन हैंडलिंग वैरायटी ऑफ सिचुएशन, मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशंस में हैंडलिंग के लिए, ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन डीलिंग विद पीपल अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी। और अगर एक बार हमें किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता चले और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उसकी बिहेवियर को कंट्रोल करना, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजर्स के लिए ये अहम है कि वो जो है ये जान सके कि जो पीपल है, ठीक है, तो उनको किस तरह मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स को मोटिवेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एजम्पशंस अबाउट मोटिवेशंस। मोटिवेशन के मुतालिक जो एजम्पशंस है वो कौन कौन से हैं। एक, ठीक है, नंबर 1, मोटिवेशन इज़ कॉमनली एज्यूम टू बी गुड थिंग, ठीक है, उसको एक गुड थिंग जैसा एज्यूम किया जाता है। सेकंड नंबर पॉइंट में उन्होंने जो है एक एग्जांपल दी है कि अगर एक स्टूडेंट है और वो चाहता है कि वो A ग्रेड जो है एग्ज़ामिनेशन में हासिल करे, ठीक है, तो वो मोटिवेटेड स्टूडेंट होगा, ठीक है, मोटिवेटेड होगा इसलिए चाहता है कि वो A ग्रेड जो है वो हासिल करे, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो उसको अकेले A ग्रेड नहीं दिलवा सकता, ठीक है, उसके साथ साथ उसको मतलब बुक उठाना होगा, उसको ऐसी जगह की ज़रूरत होगी, ठीक है, जो स्टडी के लिए परफेक्ट हो, ठीक है, उसको खुराक की ज़रूरत भी होगी ताकि वो फिट रहे,
ठीक है। तो इस वजह से जो है वो फिर मोटिवेशन जो है उसके साथ मिलके वो ए ग्रेड जो है हासिल कर सकता है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस के लिए मतलब गुड परफॉर्मेंस के लिए ठीक है मोटिवेशन जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है। तो नंबर थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन इज़ अ टूल विथ मैनेजर्स कैन अरेंज जॉब रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये एक किस्म के टूल है और जो मैनेजर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यूज़ इसलिए करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ठीक है वो अगर उनको मोटिवेट करे ठीक है तो उनके मोटिवेशन की वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा असर पड़ सकता है। ठीक है। तो ये नंबर थर्ड पॉइंट है। ठीक है। जो लोग हैं वो इसमें ये भी कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती है। ठीक है। और डिफरेंट उनका अंदाज़ होता है काम का। ठीक है। तो मैनेजर को जो है उनकी जॉब के मुताबिक जो है उनको एक किस्म का मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे मोटिवेशन के एजम्पशंस। ठीक है। अच्छा, अर्ली व्यूज़ मोटिवेशन पे क्या है। ठीक है। एक है एक क्लासिकल मॉडल, मैंने इसको हाईलाइट किए। एक है ह्यूमन रिलेशन मॉडल और एक है ह्यूमन रिसोर्सेज मॉडल। ठीक है। अच्छा, क्लासिकल मॉडल में जो है वो क्या है। क्लासिकल मॉडल में जो है वो फ्रेडरिक टेलर ने उसको एसोसिएट किया है। ठीक है। और इस मॉडल के मुताबिक द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म repetitive task was determined and workers were motivated with a system of wage incentives। ठीक है। कहते हैं कि जो वेजेस है ठीक है जो उनकी सैलरीज़ है उनकी बेस पे जो है एक किस्म के एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को जो है वो मोटिवेट करते हैं। ठीक है। वो अगर जॉब के लिए मतलब उनको जॉब के लिए लेते हैं तो उनको सबसे पहले उनके सामने वो पूरा उसका वो रखते हैं ना कि मतलब ये आपका तनख्वाह होगा, ये आपकी सैलरी होगी। ये तो सैलरी को देख के भी वर्कर्स जो है वो मोटिवेट हो सकते हैं या इस तरह के जो प्राइजेज़ है वगैरह ठीक है कि उनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए। ठीक है। तो उस वजह से भी वो मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड जो मॉडल है वो है ह्यूमन रिलेशंस मॉडल और इसको एल्टन मायो ने एसोसिएट किया है। और इसमें जो है इस मॉडल के मुताबिक द बोर्डम एंड रिपीटेटिवनेस ऑफ मैनी टास्क एक्चुअली रिड्यूस मोटिवेशंस। ठीक है। वाइल सोशल कॉन्टेक्ट्स हेल्प क्रिएट एंड सस्टेन मोटिवेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो बोर्डम है या रिपीटेटिवनेस ठीक है मतलब एक टास्क है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसकी वजह से जो है जो मोटिवेशन है वो रिड्यूस होता है, तो वो कम होता है। और जो सोशल कॉन्टेक्ट्स है ठीक है तो वो क्या करता है वो मोटिवेशन को क्रिएट करता है और उसको सस्टेन रखता है। ठीक है। सोशल कॉन्टेक्ट्स हर जो एम्प्लॉय हर किसी के साथ एक सोशल कॉन्टेक्ट में रहता है तो वो मोटिवेशन उसकी सस्टेन रहती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ मॉडल है ह्यूमन रिसोर्सेज मॉडल। ठीक है। एक वो था पहले जो हमने पढ़ा ह्यूमन रिलेशंस मॉडल और ये है ह्यूमन रिसोर्सेज मॉडल। ह्यूमन रिसोर्सेज मॉडल जो है वो डोगलस MC ग्रेगर ठीक है इसने एसोसिएट किया है। और इस अप्रोच के मुताबिक जो ये मॉडल है ठीक है कहते हैं कि ये एक अप्रोच है जो एम्प्लॉयज़ को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। दे आल्सो चार्ज दैट लाइक द ट्रेडिशनल मॉडल आर ह्यूमन रिलेशंस मॉडल वर सिंप्लीफाइड मोटिवेशन बाय फोकसिंग ऑन जस्ट वन फैक्टर सच एज मनी और सोशल रिलेशंस। ठीक है। कहते हैं कि मतलब जो क्लासिकल मॉडल है और जो ह्यूमन रिलेशन मॉडल है वो जस्ट एक ही फैक्टर पे फोकस करेगा। ठीक है। तो इस अप्रोच का मतलब यही है कि वो एम्प्लॉयज़ को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। तो ये 3 मॉडल्स थे हमारे साथ अर्ली व्यूज़ में। ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं नीड थ्योरी। अच्छा, नीड थ्योरी जो है हायरार्ची ऑफ नीड्स डेवलप्ड बाय अब्राहम मास्लो ठीक है हैज़ probably received more attention from managers than any other theory motivation and we have examined this theory at length in previous lectures। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक किस्म की अटेंशन की ज़रूरत होती है ना। तो पिछले में हमने जितने भी मॉडल्स है या थ्योरीज है हमने पढ़ा कि उनको एक किस्म की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है कहते हैं अब्राहम मास्लो कहते हैं कि उसमें प्रॉबली जो मोटिवेशन जो अटेंशन है वो बाकी थ्योरी से जो है ज़्यादा उसको मोर अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ये नीड थ्योरी है।
इसलिए इसको नीड थ्योरी का नाम दिया गया है कि उसको एक किस्म की अटेंशन की ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा होती है बनिस्बत बाकी जितने भी थ्योरीज़ है, ठीक है। ERG थ्योरी, अच्छा ERG का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ, ठीक है। E का मतलब एग्जिस्टेंस है, R का रिलेटेडनेस एंड G का ग्रोथ। अच्छा, क्लेटन एल्डरफर ने इसको एसोसिएट किया है, ठीक है। वो मास्लो से एग्री करते थे, ठीक है। मास्लो जो हमारा जो नीड थ्योरी में अब्राहम मास्लो ने बताया था अटेंशन के बारे में, ठीक है। दैट वर्कर्स मोटिवेटेड कुड बी गेज्ड अकॉर्डिंग टू द हायरार्ची नीड्स, ठीक है। हाउएवर हैज़ ERG थ्योरी डिफर फ्रॉम मास्लो थ्योरीज इन द फॉलोइंग वेज, इन 2 वेज की बेस पे जो है इसकी थ्योरी वो मास्लो से डिफरेंट है। अच्छा, वो क्या है, एक है एग्जिस्टेंस नीड, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो एल्डरफर ब्रोक नीड्स डाउन इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में उसने इसको ब्रोक किया। एक है एग्जिस्टेंस नीड्स, एक है रिलेटेडनेस नीड्स और एक है ग्रोथ नीड्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस नीड्स जो है वो असल में द बेसिक नीड लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर्स, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस नीड्स है, ठीक है। रिलेटेडनेस नीड्स जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशंस है, ठीक है। जैसे कि पीपल वांट टू रिलेट देमसेल्व्स टू अदर पीपल, ठीक है। सिंस ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स दे वांट टू लिव इन सोसाइटी एंड बिलोंग, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट नीड, ये सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। एंड थर्ड वन इज़ द ग्रोथ नीड, ठीक है। वो ग्रोथ नीड है, यानी नीड फॉर पर्सनल क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिव इन्फ्लुएंस आर द नीड्स ऑफ पीपल टू ग्रो, डेवलप एंड इम्प्रूव, टू बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर, टू बी क्रिएटिव एक्सेट्रा, ठीक है। तो ग्रोथ नीड्स में उसकी सेल्फ जो उसकी पर्सनल क्रिएटिविटी है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सेकंड वन है एल्डरफर स्ट्रेस दैट व्हेन हायर नीड्स आर फ्रस्ट्रेटेड लोअर नीड्स वेल रिटर्न, ठीक है, इवन दो दे वर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर हायर नीड्स फॉर एग्जांपल अगर उनको नहीं मिल रहे, ठीक है, तो लोअर नीड्स जो है वो रिटर्न होंगे, ठीक है, वो उनको वापस मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते हैं इस बात से, ठीक है। अगर हायर नीड्स उनको ना मिले तो उनकी जो लोअर नीड्स है वो रिटर्न होंगे, ठीक है। अच्छा, 3 नीड्स एक और मॉडल है। जॉन W. एटकिंसन्स आल्सो प्रपोज 3 बेसिक ड्राइव इन मोटिवेटेड पर्सन्स, ठीक है। उन्होंने 3 किस्म के बेसिक ड्राइव्स जो है वो एक मोटिवेटेड पर्सन में उसको प्रपोज किया है। एक है नीड फॉर अचीवमेंट, एक है नीड फॉर पावर और एक है नीड फॉर एफिलिएशन और क्लोज एसोसिएटेड विद अदर्स, ठीक है। अचीवमेंट एग्जांपल्स आर स्पोर्ट्स स्टार्स एक्सेट्रा, मतलब वो चाहते हैं कि वो एक किस्म का स्टार बने, ठीक है। तो ये अचीवमेंट हो गया, ये उसकी मतलब नीड हो गए, ठीक है। नीड ऑफ पावर ये है कि एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मुझे पुलिस ज्वाइन करना है, ठीक है, और मुझे पुलिस ज्वाइन करने से मतलब मुझे पावर मिलेगी, एक किस्म की अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये नीड फॉर पावर है। अच्छा, नीड फॉर एफिलिएशन ये है, इसका मतलब यही है सिंपल कि जो क्लोज एसोसिएशन होते हैं बाकियों से, ठीक है। फॉर एग्जांपल समबडी मे गेट हायर सैलरी, द पर्सन इज ट्रांसफर्ड टू अदर स्टेशंस बट she may refuse the transfer because the performance the preference to family and friends, ठीक है। मतलब ये है कि जो उनकी क्लोज एसोसिएशन है बाकियों से, अगर उसकी ट्रांसफ़र भी हो जाए तो मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए उसको रिजेक्ट करेगा। तो ये नीड फॉर एफिलिएशन है, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की 2 शॉर्ट लेसन्स। मज़ीद शॉर्ट लेसन्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।